गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान, जिसकी आज है 13वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारतीय न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ इंडिया से आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि भारतीय न्यायपालिका प्रणाली एकल एकीकृत प्रणाली या सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को एकल एकीकृत प्रणाली कहा जाता है। और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों भारत में केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही अदालत प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से शुरू होकर निचली अदालतों तक जाती है और निचली अदालतें ऊपरी अदालतों के निर्णयों से बंधी होती हैं। इसीलिए दोस्तों भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को एकल एकीकृत प्रणाली या सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोस्तों होता है सबसे टॉप पर। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय या राज्यों के हाई कोर्ट, फिर होता है जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लास्ट में आता है अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके बाद सबसे पहले आप लोग देखिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 2 दिन बाद अर्थात 28 जनवरी 1950 को। और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में दिया गया है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो सर्वोच्च न्यायालय से आप लोग सबसे पहले इन 3 पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को और इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन हुआ दोस्तों स्थापना के 2 दिन बाद अर्थात 28 जनवरी 1950 को। और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पहला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 124, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों या जजों की संख्या में वृद्धि दोस्तों संसद के द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में दोस्तों समय समय पर वृद्धि की गई। और जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था दोस्तों, जो अपना मूल संविधान था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या थी दोस्तों 8, जिसमें 1 थे अपने सीजे या चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश और 7 थे दोस्तों अदर जजेस या अन्य न्यायाधीश। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, जिसमें 1 हुआ करते थे सीजे और 7 थे अदर जजेस या अन्य जजेस। और वर्तमान समय में दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34 और जिसमें 1 हो गए सीजे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश भारत के और 33 हो गए अदर जजेस या अन्य न्यायाधीश। और ये जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या चल रही है वो पिछली बार बढ़ाई गई थी दोस्तों 2019 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के पहले सीजीआई या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे दोस्तों हरिलाल जे कानिया। और वर्तमान में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत, जो कि हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश।
तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे हरिलाल जी कानिया, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, जो कि हैं 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 124 का 2, जिसमें दिया है दोस्तों न्यायाधीशों या जजों की नियुक्ति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश या जो सीजेआई होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से। तो यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के जो अदर जजेस होते हैं या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श के बाद। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 124 का 3, जिसमें दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता या क्वालिफिकेशन को बताया गया है। तो इसमें पहली योग्यता है भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस रहा हो, और तीसरी योग्यता यह होनी चाहिए कि वह व्यक्ति हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील भी रहा हो, और चौथी है दोस्तों कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के मत में भी हो। तो अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता और क्वालिफिकेशन को बताया गया है, जिसमें व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और व्यक्ति हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश रहा हो, और हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में दोस्तों 10 वर्ष तक कम से कम वकालत की हो और राष्ट्रपति के मत में भी हो। फिर इसके बाद आप लोग अगला अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से, अनुच्छेद 124 का 6, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनके शपथ के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या जो सीजेआई है दोस्तों, उनको शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 6 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं या जो जजेस होते हैं उनको शपथ दोस्तों राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार होती है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 124 का 2, जिसमें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या जजेस होते हैं उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल दोस्तों होता है 65 वर्ष तक। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और अगर जो न्यायाधीश लोग होते हैं वो त्यागपत्र या रिजाइन भी देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे, तो वो देंगे राष्ट्रपति महोदय को। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एवं राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं, और इन्हें हटाया जाता है दोस्तों संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा।
फिर इसके बाद दोस्तों एक बार हटाने की प्रक्रिया को आप लोग समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया कैसे जाता है। तो इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में, और इसमें यह बताया गया है कि न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग कैसे लाया जाता है। तो यह प्रस्ताव दोस्तों कि न्यायाधीशों के हटाने से संबंधित जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसकी बात हो रही है। तो न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो महाभियोग प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाने के लिए दोस्तों कम से कम लोकसभा के जो 100 सदस्य हैं उनका समर्थन होना चाहिए, और राज्यसभा में लाने के लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। उसके बाद दोस्तों यदि वो प्रस्ताव लोकसभा में आ रहा है तो उसके अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा में जा रहा है तो उसके जो सभापति महोदय हैं उन दोनों लोगों को उसे ग्रांट करना होगा। कि मतलब इसका यह हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के जो सभापति हैं वो इस प्रस्ताव को दोस्तों पास भी कर सकते हैं और उसको मतलब अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग प्रस्ताव के बारे में बताया गया है, और यह प्रस्ताव लाने के लिए यदि दोस्तों लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए या सहमति होनी चाहिए लोकसभा में लाने के लिए, और राज्यसभा में लाने के लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर या सहमति होना चाहिए। उसके बाद जब यह प्रस्ताव मान लीजिए लोकसभा में आ गया तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ऐसे सेम दोस्तों राज्यसभा के भी केस में है। इसके बाद आप लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो इसमें पहला है दोस्तों ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में क्या क्या है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो केंद्र और राज्य, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों, राज्य के बीच में जो विवाद है उसको दोस्तों सुलझाया सॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फिर इसके बाद दो राज्यों के बीच अगर विवाद है तो इसे भी सॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और तीसरा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद है तो इसको भी सुलझाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार है उसमें दोस्तों 3 पॉइंट शामिल है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिसमें पहला हो गया कि यदि केंद्र और राज्य एक या एक से अधिक राज्य हो सकते हैं दोस्तों, उनके बीच में यदि विवाद है तो उसे सॉल्व किया जाता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के। और दूसरा है यदि दो राज्यों के बीच विवाद है तो यह भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और तीसरा हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद यदि हो जाता है तो यह भी दोस्तों मैटर जाएगा अपने सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय इसे सॉल्व करेगा मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अगला ज्यूरिसडिक्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है रिट ज्यूरिसडिक्शन, या इसी को कहा जाता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों रिट ज्यूरिसडिक्शन में 5 रिटें जारी की जाती हैं। और ये रिट दोस्तों तब जारी होता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये 5 रिट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसे पहले ही हम फंडामेंटल राइट्स में बता चुके हैं। तो इसमें पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये रिट दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए डिमांड की जाती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए डिमांड की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस रिट।
फिर इसके बाद हो गया परमादेश। परमादेश या इसी को बोलते हैं दोस्तों मैंडमेस। और ये रिट दोस्तों तब जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, तब परमादेश या मैंडमेस रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद अगला है दोस्तों तीसरा, जो कि है उत्प्रेषण, और चौथा है प्रतिषेध। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों रिट दोस्तों जारी की जाती हैं किसके खिलाफ? तो ये जारी की जाती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ या अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। और ये तब जारी किया जाता है दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा जब कोई सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र के बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है या निर्णय दे रहा है, तब उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा ये दोनों रिट उत्प्रेषण और प्रतिषेध जारी की जाती हैं। फिर पांचवा है अधिकार परीक्ष या क्वावरेंटो, और ये दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिमांड इसकी की जाती है। और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये व्यक्तिगत या पर्सनल नहीं होता, अधिकार परीक्ष। तो बस दोस्तों रिट ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है उससे आप लोग इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला ज्यूरिसडिक्शन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय क्षेत्राधिकार। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंतर्गत मामले आते हैं संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और आपराधिक मामले। तो ये सभी मामले आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 143, जिसमें दिया गया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन या सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में। तो इसमें यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी सार्वजनिक हित के मामले पर अपने जो प्रेसिडेंट महोदय हैं या राष्ट्रपति महोदय हैं वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 143 में दिया गया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन या सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय किसी सार्वजनिक हित के मामले पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 129। और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेखों का न्यायालय कहा गया। और यह इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य या एविडेंशियल वैल्यू होता है। इस पर किसी भी कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय कहा गया है। और यह इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों का एक एविडेंशियल या साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, जिस पर किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। और इसके बाद अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में हाई कोर्ट का पहली बार इस्टेब्लिशमेंट या हाई कोर्ट भारत में पहली बार स्थापित हुआ दोस्तों 1862 में। और यहाँ पर दोस्तों 3 हाई कोर्ट बने थे। पहला हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा हो गया मद्रास हाई कोर्ट और तीसरा हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर इसके दोस्तों 4 साल बाद बना अपना 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि हाई कोर्ट को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। और
फर्स्ट टाइम दोस्तों हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ इंडिया में, या हाई कोर्ट की स्थापना पहली बार भारत में हुई 1862 में, जहां पर दोस्तों 3 हाई कोर्ट बनाए गए, जिसमें पहला हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा हो गया मद्रास हाई कोर्ट और तीसरा हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर इसके 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। फिर वर्तमान समय में दोस्तों भारत में कुल हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या है, तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वर्तमान समय में भारत में कुल हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों 25, जिसमें नए स्थापित हाई कोर्ट हैं, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 दोस्तों हाई कोर्ट बने भारत में 2013 में, जो कि है मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट। और लेटेस्ट में बना है दोस्तों 2019 में एक तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट दोस्तों जो बना है वो है दोस्तों भारत का 25वां हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। तो ये दोस्तों सबसे लेटेस्ट है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट जो कि अमरावती में बना है वो है भारत का 25वां हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 216, जिसमें हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 217 का फर्स्ट, जिसमें दोस्तों हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो सीजे या चीफ जस्टिस या जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। फिर इसी में अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो अदर जजेस होते हैं या जो अन्य जज या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और ये नियुक्ति दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो और राज्यपाल, इन तीनों लोगों के परामर्श से हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 214, और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि सिंगल हाई कोर्ट होगा सिंगल स्टेट के लिए, मतलब एक राज्य के लिए एक अपना हाई कोर्ट होगा। फिर इसके बाद इसी से संबंधित अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 231, जिसमें दोस्तों यह बताया गया है कि सिंगल या एक हाई कोर्ट होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 214 में यह कहा गया है कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और अनुच्छेद 231 में यह कहा गया है कि एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा हाई कोर्ट से, जो कि है 217 का 2, और इसमें दोस्तों हाई कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता क्या होगी वो दिया गया है। तो इसमें पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि वह व्यक्ति न्यायिक कार्यों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो, और तीसरा है कि व्यक्ति हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा हाई कोर्ट से अनुच्छेद 219, जिसमें दोस्तों हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय लोग होते हैं उनके शपथ के बारे में बातें बताई गई हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ दोस्तों राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है।
इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है या जो उच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश महोदय लोग होते हैं उनकी वेतन या सैलरी कितनी होती है, तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है या जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है दोस्तों 2,80,000। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अदर जजेस होते हैं या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी, और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस या जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है दोस्तों 2,50,000। फिर हाई कोर्ट के जो दोस्तों अन्य न्यायाधीश होते हैं या जो अदर जजेस होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000। फिर नोट्स में दोस्तों कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो रिजाइन कर सकते हैं किसको, तो वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय को, और इन जजों को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिमूव्ड किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है दोस्तों पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत के द्वारा। और हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों के हनन होने पर आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, या यहीं पर आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण होने पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के जो कुछ हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कलकत्ता, और इसका क्षेत्र आता है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल पूरा, और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, पूरा वेस्ट बंगाल तो आएगा ही, और इसके अलावा दोस्तों अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी दोस्तों आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला हो गया बम्बई हाई कोर्ट, और इसके क्षेत्र में आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर एवं दमन दीव। फिर अगला हो गया मद्रास हाई कोर्ट, और इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों पूरा तमिलनाडु और पुदुचेरी। फिर अगला हो गया गुवाहाटी हाई कोर्ट, और इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला हो गया दोस्तों केरल, और केरल हाई कोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पूरा केरल और लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और इसके अंतर्गत आते हैं पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और लद्दाख। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट से दोस्तों आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। और ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं दोस्तों ये हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं एवं हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला एवं निम्न स्तर पर काम करते हैं। फिर जिला स्तर पर दोस्तों होता है जिला स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय जिसमें नियुक्त होते हैं दोस्तों जिला या सत्र न्यायाधीश। और ये जिला या सत्र न्यायाधीश दोस्तों सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं और इन्हें दोस्तों दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में मूल और अपीलीय अधिकार प्राप्त हैं। तो कब दोस्तों इन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाएगा और कब सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो जब दोस्तों ये जो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होते हैं ये देखते हैं दोस्तों दीवानी मामलों को तब इन्हें कहा जाता है जिला न्यायाधीश, और जब ये देखते हैं फौजदारी मामलों को तब इन्हें कहा जाता है सत्र न्यायाधीश। फिर ये जो अपने सत्र न्यायाधीश होते हैं दोस्तों ये आजीवन कारावास या मृत्युदंड दोनों सजा दे सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ये जो जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इनकी नियुक्ति और इनकी योग्यता के बारे में
जान लीजिए। तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और इनकी नियुक्ति दोस्तों हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जिला न्यायाधीश की योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में वह व्यक्ति ना हो। दूसरा, 7 वर्ष तक दोस्तों वकील रहा हो। और तीसरा, नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट की दोस्तों सिफारिश हो, तभी आप जिला न्यायाधीश के योग्य हैं। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग गगन जेएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।